चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो ये उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे हम लोग, सीरीज 1000 ईस्वी से 88 ईसा पूर्व में। तो हम लोग जो पहले भी 2 वीडियो में, ये दूसरा वीडियो, पहला वीडियो डाल चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो, उसको पहले देखना फिर इसमें आइएगा। तो राजनीतिक जीवन के बारे में बताता हूँ। तो उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन के बारे में मतलब बता रहा था मैं इसका। तो उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र के द्वारा उसका मुख्य आधार था, मतलब राजनीति करने का उस टाइम का राजतंत्र ही शासन का क्या मुख्य आधार था, इसको याद रखना। और सभ्यता क्या थी उस टाइम में, ग्रामीण थी, ग्रामीण था, उतना भी डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा था। और जो कबीले का नाम इन लोगों ने क्या करवाया था उस टाइम में, कबीले जो थे उसको जनपद कहने लगेंगे, कबीले को क्या कहने लगे, जनपद, जनपद कहने लगे, इसको याद रखना। कुल कितने 16 जनपद थे, कुल कितने जनपद कितने थे, 16 जनपद थे, इसको याद रखना। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, इसको याद रखना। जो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसमें दिया गया है, इसी टाइमिंग में उत्तर वैदिक काल में राजा की उत्पत्ति कि पहले उतना वो राजा उजा उतना प्रसिद्ध नहीं, इसके ऐतरेय ब्राह्मण में जो पहले वीडियो में बता चुका हूँ उसमें उपस्थित है। और राजा जो क्षेत्र का स्वामी होता था, इसको याद रखना। पहले क्या होता था, जो ऋग्वैदिक काल में वो क्षेत्र का मालिक मतलब नहीं होता था, और राजा तो होता था जरूर, लेकिन उसको पैसा वैसा वो सब नहीं दे जाता, मतलब उस जमीन का अधिकार उसको नहीं मिलता था, सिर्फ नाम मात्र का होता था। उसको टैक्स उसमें भले दे देते थे। और इनकम किसी व्यक्ति का हो रहा है, किसी पुरुष का हो रहा है, तो उसके उसमें से 1/16 हिस्सा, 1/16 हिस्सा क्या चीज में, टैक्स में उन लोग के द्वारा दिया जाता था, टैक्स के रूप में। ठीक है, इसको याद रखना। कर की अदायगी अन्न और पशु के रूप में होती थी, इसको याद रखना। कर जो उन लोग टैक्स पटाते थे, या तो उन लोग जो कर देते मतलब अन्न देते थे, या पशु के रूप में मतलब उन लोग क्या देते थे, या तो पशु को दे देते थे या तो अन्न को दे देते थे, ये याद रखना आप। और अथर्ववेद में दिया गया है, इसको याद रखना। एक अथर्ववेद में एक बात कही है, अथर्ववेद में एक बात कही गई है, सभा और समिति की बात की है, सभा व समिति की बात कही गई, इसको याद रखना। क्या बोल रहा हूँ जी, अथर्ववेद में सभा और समिति की बात की, ठीक है, इसको याद रखना। 2 पुत्रियां मान लीजिए, सभा और समिति को माना गया, प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में, सभा और समिति। तो सभा क्या, जो लोगों के जो चुना जाता था, वो व्यक्ति जो संगठित रूप से रहते थे उसको सभा का। समिति क्या था, जो ग्रुप में रहता था, समिति के रूप में जो बनते थे, इसको याद रखना। और सभा में क्या, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, स्त्रियों का जो प्रवेश क्या था, वर्जित था, इसको याद रखना। क्या बोल रहा हूँ जी, स्त्रियों का जो प्रवेश क्या था उसमें वर्जित था। और संपूर्ण जो उत्तर भारत में क्या, आर्यों का प्रसार हुआ, पूरे जो उत्तर भारत में क्या हुआ, आर्यों का क्या हुआ, प्रसार हुआ, इसको याद रखना। पूरा संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों का क्या हुआ, प्रसार हुआ, इसको याद रखना। और छोटे कबीलों के संचयन से क्या जनपद बने। तो नीचे तक तो नहीं था उतना जो प्रसार था आर्यों का, उत्तर में पूरा फैल चुका था। और जो कबीले का नाम मैं क्या बोला, उसका जनपद बने, मतलब उसके संचयन से या मिला उला के जनपद का निर्माण हुआ। अब जैसे भरत प्लस पुरु, कुरु बना, जैसे कि भरत प्लस पुरु कुरु बना, और तुर्वस प्लस कृवि पांचाल बना। तो ऐसे मतलब मिलाते गए कबीले को, जैसे देखो कबीले जब बने, कबीले मिल के क्या बने, जनपद बने।
तो भरत प्लस पुरु, पेन का सही मेरा वो हो गया। इसे क्या बना आपका कुरु बना। और तुर्वस प्लस कृवि, तुर्वस प्लस कृवि क्या बोला पांचाल बना। चलो मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे ही सुन, क्योंकि पेन का फिर पेन लेने जाना पड़ेगा, तो पता नहीं चल कैसे नहीं रहा। भरत प्लस पुरु बना कुरु, ठीक है एक ये हो गया। और जो तुर्वस प्लस कृवि पांचाल, पांचाल बना, इसको याद रखना। पहला तो ये बना, दूसरा ये बना, इसको याद रखना, ये और ये, ठीक है। तो राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया। उस इसी टाइम में उत्तर वैदिक काल में क्या हो, वंशावली चलेगी। राजा का बेटा राजा और उसका बेटा फिर राजा, ऐसा टाइप। और नियमित रूप से टैक्स देखिए, टैक्स उस लगाना चालू कर दिए, राजा तो बनना चालू हो गया। सिद्धांत भी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया इसका। तो क्या हुआ, इसी वसूली मतलब चालू हुई है। टैक्स मतलब सभी को मतलब देना अनिवार्य कर दिया। या तो कुछ कुछ पशु वसु देते या फिर मनी उनी देते, अन्न उन्न भोजन उजन, या जो उपज कृषि का होता था उसको मतलब ये टैक्स के रूप में देते थे उस टाइम में। और राजा का कार्य उस टाइमिंग में उन लोग का होता था जैसे पशु पक्षी, प्रजा की रक्षा, और जो बाकी जो रक्षा विस्तार भी करना था उनका, राज्य क्षेत्र का मतलब उनको बढ़ाना भी, ये भी उनका दायित्व था राजा का। प्रजा की रक्षा करना और पशु पक्षी की और बाकी का विस्तार करना, ये सब शामिल था। अब पुरोहितों की क्या की है, पुरोहितों को क्या, पुरोहितों को राजा द्वारा दलिता स्वरूप उपाधि दी गई। पुरोहितों को क्या बोलूं, पुरोहितों को राजा द्वारा दलिता स्वरूप उपाधि दी गई। समझे इसमें का, पुरोहितों को राजा द्वारा दलिता स्वरूप उपाधि दी गई, इसको याद रखना, ठीक है। ठीक है, इसमें दलिता स्वरूप क्या दी, उपाधि दी गई, इसको याद रखना। तो प्रमुख अधिकारी उस टाइम में होता था पुरोहित। प्रमुख अधिकारी होता था पुरोहित, सेनापति, संगाहित्री, ग्रहित्री मतलब कर संग्राहक, जो राजमहिषी, भागदूध, और जो भू राजस्व एकत्र करना था, ये सब उन लोग के अधिकारी होते थे। जो सेनापति होता था पुरोहित होता था, संग्राहित्री संग्राहक होता था कर का, राजमहिषी भागदूध भू राजस्व एकत्र करता था, पालागल संदेह, ये सब इसमें क्या थे सम्मिलित थे, इसको याद रखना। महत्वपूर्ण तथ्य बात ये आती है कि जो निष्क था और शतमान एक मुद्रा इकाई थी, उस टाइम में प्रचलित था। कौन कौन सा निष्क बता रहा हूँ इसमें, निष्क आपका सोने का था, सोने का आभूषण था उस टाइम में। शतमान भी एक क्या मुद्रा की इकाई थी इसकी। और जो इन लोग ना ईंट का जब इस्तेमाल किया उस टाइम में, पहले ईंट का इन लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वही इन लोग का घर उतना डेवलपमेंट नहीं था, और जो लकड़ी उकड़ी का बनाते थे। तो पक्की ईंट का जो प्रयोग इन लोग किए गए कोसंबी में इन लोगों ने क्या किया, ये देख लेना, यूपी या कहाँ नेपाल में है, इसको देखना जगह का आपका नाम। तो पक्की ईंट का क्या इसमें इन्होंने क्या बनाया, इसमें देखिए, इसमें प्रयोग करना चालू किए।
गोत्र का नाम जो अभी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो अपने सरनेम लिखते हैं, तो संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो गोत्र का नाम हम लोग अपने अपने नाम के पीछे में लिखते हैं, वो सब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इसके पहले जो ऋग्वैदिक काल का बताया उसमें ये सब कंप्लीट मतलब था ही नहीं। जो भी दुनिया भर का हुआ ये सब उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब वैदिक कालीन जो प्रमुख यज्ञ थे उसका थोड़ा बता देते, जिक्र कर देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया रहे। उत्तर वैदिक काल के, सॉरी वैदिक कालीन इसमें दोनों का आपका ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक दो। तो इसमें देखिए, चले बताता हूँ। वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ, वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ, वैदिक कालीन क्या बोल रहा हूँ, प्रमुख यज्ञ कौन कौन से थे अब इसमें बताता हूँ। एक थे आर्यों द्वारा भी किया जाता था यज्ञ, उसको ही बताऊंगा। तो 5-6 लगभग थे इन लोग का। एक था इसका एक अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध एक यज्ञ था। तो यह अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या होता था, तो इसमें ना राजा की शक्ति का प्रतीक था ये, इसमें देखा जाता था इन लोग की विशेष राजा की मतलब उसकी शक्ति के मतलब घोड़े को दौड़ा कर, जो देखे होंगे आपका जो कृष्ण समय होता था कृष्ण टाइम में, तो घोड़ा का दौड़ा उड़ा कर उसके जहाँ मतलब जहाँ तक जाता था उस क्षेत्र को विस्तार सूचक मतलब विस्तार किया जाता था। तो ये थोड़ा अलग टाइप का था। तो ये राजा का शक्ति मानते थे, घोड़े का जो अश्वमेध यज्ञ दौड़ा कर उसको परीक्षण किया जाता था। राजा का राज्य का मतलब विस्तार का सूचक होता था, कहाँ कहाँ मतलब उसका घोड़ों का मतलब जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। एक था वाजपेयी, और वाजपेयी क्या था, रथ दौड़ था एक। तो क्या था वाजपेयी, क्या था, रथ दौड़ था, रथ दौड़। ये क्या था, घोड़े का दौड़, एक घोड़े का दौड़ था, ये क्या था, रथ दौड़। अब इसमें होता क्या, प्रजा का जो मनोरंजन और शौर्य का प्रदर्शन होता था। प्रजा का मनोरंजन और क्या होता था, शौर्य का प्रदर्शन भी होता था, इसको याद रखना। एक था अग्निष्ठोम। तो इसमें क्या था, पति पत्नी द्वारा जो है पति पत्नी द्वारा 1 वर्ष, क्या बोल रहा हूँ, पति पत्नी द्वारा 1 वर्ष जो सात्विक जीवन यापन किया जाता था। सात्विक जीवन यापन, पशु बलि व सोमपान। क्या बोल रहा हूँ, अग्निष्टोम के बारे में बता रहा हूँ। तो अग्निष्टोम में क्या होता है, पति पत्नी द्वारा जो 1 वर्ष से जो सात्विक भोजन जीवन यापन, पशु और जो बिना पशु बलि दे, जो सोमपान उमपान जो बाद में किया जाता था, उसके 1 वर्ष सात्विक भोजन वोजन कर देते। फिर उसके बाद जो है उसके उपरांत जो पशु बलि और सोमपान मदिरा उदरा जो भी उन लोग के द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसको याद रखना। एक था पुरुष मेघ, पुरुष मेघ यज्ञ था। अब इसमें क्या, पुरुष मेघ मतलब क्या, मनुष्य की बलि। इसमें क्या होता था, मनुष्य की को बलि मतलब मनुष्य की बलि होती थी इसी में, इसको याद रखना। मनुष्य की क्या होती, बलि होती थी। अब इसमें देखिए, एक था 5वें नंबर में, यहाँ देखिए व्रात स्तोम, व्रात स्तोम।
अभी है क्या चीज़ इसमें? अनार्यों का आर्य समाज में प्रवेश। अनार्यों का आर्य समाज में अनार्यों का आर्य समाज में प्रवेश। इसको देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ। इसमें अनार्यों का क्या, आर्य समाज में प्रवेश व्रात स्त्रोम कहलाता है। इसको याद रखिए। समझ गए? इसमें का एक राजसूय है। तो राजा के राज्याभिषेक, ये राजसूय यज्ञ बताया इसमें। तो राजा का जब राज्य अभिषेक किया जाता था, तो ये वाला उसके अवसर पर क्या यज्ञ किया जाता है। इसको याद रखना। राजा का राज्य अभिषेक के अवसर पर क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था। इसको याद रखना। और आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, क्या बोल रहा हूँ जी? आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ। तो पहला था इसमें तो आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, इसको बताता हूँ। पहला था ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ था एक, या ऋषि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ था। इसको याद रखिएगा। तो ये प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता रखता था। प्राचीन ऋषियों के प्रति क्या कृतज्ञता रखता था। ऋषियों के क्या प्रति क्या रखता था? कृतज्ञता रखता था। कृतज्ञता मतलब रखता था। इसको याद रखना। एक तद्देव यज्ञ, देवताओं के प्रति जो कृतज्ञता, देवताओं के जो प्रति कृतज्ञता था, देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति जो कृतज्ञता रखता था वो। ठीक है। देव यज्ञ देवताओं के प्रति जो कृतज्ञता था। इसको याद रखना। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ जो बताया था उस टाइम, जो गृहस्थियों के लिए एक पितृ यज्ञ, ये पितरों को समर्पित था, है ना। पितरों को जो मनाते हैं, जो देखे होंगे पितरों को। एक था मनुष्य यज्ञ था। अब मनुष्य यज्ञ क्या है? जो अतिथि सत्कार जो करते हैं, अतिथि सत्कार जो करते हैं वो है यज्ञ। इसको याद रखना। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ क्या? बलि। तो समस्त जीवों के प्रति, जीवों के क्या प्रति कृतज्ञता, समस्त जीवों के प्रति क्या कृतज्ञता रखता था। इसको याद रखना। ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृ यज्ञ पितरों के प्रति, मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार, भूत यज्ञ जो समस्त जीवों के प्रति जो बलि जो भी किया जाता है वो। ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।